हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस बाय विशा एंड अर्पिता। आज की वीडियो में हम देखेंगे 5 कॉर्पोरेट एक्शंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टॉक प्राइजेस। सो टॉकिंग अबाउट द ओवरव्यू, कॉर्पोरेट एक्शंस जो होते हैं वो इनिशिएटिव्स होते हैं जो एक कॉर्पोरेट एंटिटी लेती है ताकि वो जिसकी वजह से बेसिकली स्टॉक प्राइजेस में चेंज आते हैं. सो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट actions that an entity can choose to initiate. A good understanding of these corporate actions gives a clear picture of company's financial health and determine whether to buy or sell a particular stock. तो इस चैप्टर में हम 5 important concepts देखेंगे, important corporate actions देखेंगे और देखेंगे कि वो इम्पैक्ट कैसे करते हैं स्टॉक प्राइजेस को. तो कॉर्पोरेट एक्शंस is initiated by the board of director and approved by company's shareholders. So now we'll come to dividends. Dividends एक company पे करती है अपने shareholders को. Dividends basically are paid to distribute the profit made by the company during the year. कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट एक ईयर में कमाया होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं. So dividends are paid on a per share basis. For example, for the financial year, basically 12 to 13, Infosys ने declare किया dividend of ₹42 per share. So the dividend paid is also expressed as the percentage of face value. तो हमने देखा कि Infosys का face value basically ₹5 था. तो डिविडेंड पे हुआ 42. सो द डिविडेंड पे आउट इज 840 times. So it is not mandatory to pay out dividend every year, but if the company feels that instead of paying dividend to shareholder, they are better off utilizing the same cash to fund a new project for a better future, they can do so. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो आपको अपना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ही देना है. ज़रूरी नहीं है. अगर कंपनी चाहती है कि वो किसी और नए प्रोजेक्ट में लगाए या इसी वेंचर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो दे कैन यूटिलाइज दैट कैश फॉर दैट पर्पस ऑल्सो. बिसाइड्स द डिविडेंड नीडेड नॉट टू बी पेड फ्रॉम द प्रॉफिट अलोन. ये डिविडेंड ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट से ही दिए जाएंगे. इफ़ द कंपनी हैज़ मेड अ लॉस ड्यूरिंग द ईयर बट इट डजंट होल्ड अ हेल्दी कैश रिजर्व, तो कंपनी तब भी डिविडेंड दे सकती है अपने कैश रिजर्व से. कभी कभार डिस्टर्बिंग द डिविडेंड मे बी द बेस्ट वे ऑफ द कंपनी. कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट करना डिविडेंड अच्छा आइडिया हो सकता है कंपनी का. when the company's growth opportunities have expanded and the company holds excess cash, it would make sense for the company to reward its shareholders, thereby repaying the trust the shareholders hold in the company. So the decision to pay a dividend is taken in annual general meeting during which the dividends of the directors of the company meet. डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसको कितना मिलेगा, मतलब डिविडेंड जितना भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है. डायरेक्टर्स कंपनी के मिलते हैं. डायरेक्टर्स बेसिकली डिविडेंड्स आर नॉट paid right after the announcement. This is because the shares are traded throughout the year and it would be difficult to identify who get the dividend and who doesn't. तो जैसे AGM ख़त्म हो उसी के बाद ही डिविडेंड अनाउंस नहीं होता. शेयर्स पूरे साल ट्रेड होते हैं तो आइडेंटिफाई करना किसको डिविडेंड मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा दैट इज़ डिफ़िकल्ट. तो थोड़ा टाइम लगता है. द फॉलोइंग बेसिकली आई टेल यू द फ्लो बेसिकली डिविडेंड साइकिल का. सो डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट किस दिन होती है? AGM वाले दिन डिविडेंड डिक्लेरेशन बेसिकली डिसाइड होता है. कंपनी अप्रूव करती है एक अप्रूव द डिविडेंड इशू. सो उसके बाद रिकॉर्ड डेट क्या होती है? दिस इज़ व्हेन द कंपनी डिसाइड्स टू रिव्यू द शेयर होल्डर्स रजिस्टर्ड टू लिस्ट डाउन ऑल एलिजिबल शेयर होल्डर्स फॉर द डिविडेंड.
usually the time difference between the dividend declaration date and the record date is 30 days. तो रिकॉर्ड डेट क्या होती है, इस दिन कंपनी डिसाइड करती है रिव्यू करना अपने शेयर होल्डर्स की पूरी रजिस्टर्ड लिस्ट को, और देखती है एलिजिबल कौन कौन है इस डिविडेंड के लिए. यूजुअली जो टाइम डिफरेंस होता है बिटवीन द डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट और रिकॉर्ड डेट वो होता है 30 डेज़ का. नाउ एक्स डेट और एक्स डिविडेंड डेट. तो एक्स डिविडेंड डेट नॉर्मली सेट होती है 2 बिजनेस डेज में बिफोर basically the record date. Only the shareholders who owe the shares before the ex-dividend date are entitled for the dividend. Basically ex-dividend date ये normally set होती है 2 business date से days में before the record date. So जो भी shareholders who own the shares before the ex-dividend date से पहले अगर उनके पास शेयर है तो they are entitled for the dividend. इंडिया के केस में नॉर्मल सेटलमेंट डेट इज़ T+2 डे. So for all practical purpose, if you want to be entitled to receive a dividend, you need to ensure you buy the shares before the ex-dividend date. So basically अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप पहले से आपने ख़रीदे होने चाहिए, एक्स डिविडेंड डेट से पहले ख़रीदे होंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा. अब डिविडेंड पे आउट डेट क्या होता है? दिस इज़ व्हेन द डिविडेंड्स आर पेड आउट टू शेयर होल्डर्स लिस्टेड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी. तो डिविडेंड पे आउट होता है शेयर होल्डर्स को जो लिस्टेड होते हैं इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी. सो कम डिविडेंड क्या होता है? दिस इज़ कॉल्ड टू बी कम डिविडेंड टिल द एक्स डिविडेंड डेट. मान लो कि एक स्टॉक गोज एक्स डिविडेंड, यूजुअली द स्टॉक ड्रॉप्स टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड पेड. फॉर एग्जांपल ITC का स्टॉक ट्रेड हो रहा है 335 पे, मतलब 2013-14 में इतना होगा. सो हैज़ डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ ₹5. तो एक्स डेट पर तो स्टॉक प्राइजेस विल ड्रॉप टू द एक्सटेंट ऑफ द डिविडेंड पेड, एंड as in this case the price of ITC will drop to 330. The reason for the price drop is because the amount paid out no longer belong to the company. Dividend will be paid any time during the financial year. If it's paid during the financial year it's called interim dividend. मतलब ऐसे AGM का कुछ वो नहीं है, पूरे साल में कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर हो जाते हैं तो उसे हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं. इफ़ द डिविडेंड इज़ पेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसमें बोलते हैं फाइनल डिविडेंड. नाउ कमिंग टू बोनस इशू. बोनस इशू इज़ अ स्टॉक डिविडेंड अलॉटेड बाय द कंपनी टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स. बेसिकली हम कंपनी जो है वो रिवॉर्ड करती है अपने शेयर होल्डर्स को. तो बोनस शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ द रिजर्व ऑफ द कंपनी. देयर आर फ्री शेयर्स दैट द शेयर होल्डर्स रिसीव अगेंस्ट शेयर्स दैट दे currently hold. So these allotment typically come in fixed ratio, जैसे 1:1, 2:1, 3:1. If the ratio is 2:1, the existing shareholders get 2 additional shares for every 1 share that they hold at no additional cost. So if a shareholder owns 100 shares, he will issue an additional 200. So this total holding will his total holding will be 300 shares. So ये basically अगर आपके पास एक है तो ये अलॉटमेंट हो सकती है 1:1 में, 2:1 में, 3:1 में. अगर आपके पास एक है तो आपको एक मिल जाएगा. अगर आपके पास एक है तो वो आपको 2 भी दे सकते हैं. मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 2:1 में हो गया तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर गेट 2 एडिशनल फॉर एवरी वन. अगर आपके पास एक है तो आपको 2 मिलेंगे. मतलब 100 शेयर्स हैं तो आपको 200 मिल जाएंगे. आपके पास एक है तो आपको 3 भी मिल सकते हैं. तो मतलब 100 हैं तो 300 मिल जाएंगे. When the bonus shares are issued, the number of shares the shareholders hold
will increase, but an investment overall value will remain the same. लेकिन इन्वेस्टमेंट की ओवरऑल वैल्यू रिमेन द सेम. जैसे बोनस इशू हुआ 1:1, नंबर ऑफ शेयर. बोनस से पहले आपके पास 100 रुपये थे और शेयर प्राइस बिफोर बोनस इशू 75 था, 75 रुपीज़ था ऑन द. सो वैल्यू आपकी हो गई 7500 मतलब इन्वेस्टमेंट वैल्यू. आपको बोनस इशू हुआ, आपको 200 शेयर मिले. द शेयर प्राइस आफ्टर द बोनस इशू इज़ 37.5. तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 7500 हो गई. मतलब वो शेयर का प्राइस ही आधे धामों पे है. तो बोनस इशू आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट उतनी की उतनी रही. So there are bonus announcement date, ex bonus date and the record date similar to the dividend issue. Company issue करती है bonus shares to encourage retail participation, especially when company's price per share is very high and it becomes tough for new investors to buy shares. By issuing bonus shares, the number of outstanding shares increase, but every share value reduces as shown in basically as I said कि आपके पास 100 शेयर्स थे, वो एक शेयर की वैल्यू 75 हुई. फिर उसके बाद बोनस शेयर आपको 200 शेयर मिल गए तो उसकी प्राइस वैल्यू 37.5 हुई. आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिकली उतनी रही. नाउ कमिंग टू स्टॉक स्प्लिट. फॉर द फर्स्ट टाइम the word stock split sounds weird, but this happens regularly in the market. What this means is quite obvious. The stock that you hold actually are split. When the company declares a stock split, the number of share held increases. The investment value, market capitalization remains same to the bonus issue. The stock is split concerning this face value basically. Suppose एक stock का face value is ₹10 and there is a 1:2 stock split when the face value so then the face value will change to ₹5. If you owe 1 share before the split, you will now owe 2 after the split. तो मान लो स्प्लिट रेशो ही 1:2 1:5 कुछ भी हो सकती है. सो द ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपये थी. आपके पास शेयर्स स्प्लिट होने से पहले 100 थे. फिर उसके बाद शेयर्स बिफोर स्प्लिट 900 थे. तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई, शेयर प्राइस बेसिकली 900 था तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 90,000 हो गई. फिर उसके बाद न्यू फेस वैल्यू बेसिकली आपका पहले ओल्ड फेस वैल्यू 10 थी, बाद में न्यू फेस वैल्यू 5 रुपये हो गई और शेयर्स 200 हो गए और 450 के रेट पर. तो इन्वेस्टमेंट आफ्टर द स्प्लिट भी 90,000 हो गई. लाइक अ बोनस इशू, अ स्टॉक split is usually to encourage more retail participation by reducing the value per share. Value per share reduce करने से retail basically main idea is to increase the retail participation. Now rights issue. The idea behind rights issue is to raise fresh capital. However, instead of going public, the company approaches its existing shareholders. Think about rights issue as a second IPO and a select group of company existing shareholders. So the right issue could be an indication of pursuing new development in the company. The shareholders can subscribe to the rights share in proportion of their shareholding. For example, 1:4 rights issue means every 4 shares a shareholder own, he can subscribe to 1 additional share. Needless to say, the new
shares under the rights issue will be issued at a lower price. Then what prevails is the what prevails in the market. So, however, a word of caution: the investors should not be swayed by companies' discount, but they should look beyond that. A rights issue is different from a bonus issue, as one is paying money to acquire shares. Hence, the shareholders should subscribe only if he or she completely convinced about the company's future. If the market price is below the subscription price or the right issue price, it's obviously cheaper to buy it from the open market. Now, coming to buyback of shares. A buyback can be seen as a company's method to invest in itself by buying shares from the investors in the market. Buyback reduces the number of shares outstanding in the market. However, buyback of shares is an important corporate restructuring method. There could be many reasons why corporate choose to buy back shares. First could be improving the profitability on per share basis. Second could be to consolidate their stake in the company. Third could be to prevent other companies from taking over. And fourth could be to show the confidence of the promoter about their company. Fifth could be to support their share prices from declining in the market. When a company announces a buyback, it signifies the company's confidence about itself. Hence, it's usually positive for the share market. So, the key takeaways from this chapter is corporate actions have an impact on stock prices. Dividends are a means of rewarding shareholders. The dividend is announced as a percentage of face value. If you aspire to get the dividend, you need to owe the stock before the ex dividend date. A bonus issue is a form of stock dividend. This is the company's way of rewarding shareholders with additional shares. A stock split is done based on the face value. The face value and the share price changes in proportion to the change in face value. Rights issue is a way through which the company raises fresh capital from the existing shareholders. Subscribe to it only if you think it makes sense. Now, the final takeaway is buyback signals a positive outlook of the promoter. This only conveys to the shareholders that the promoters are optimistic about the company's prospects. So this is all about the corporate 5 corporate actions and its impact on the share prices. This is all about today's video. If you like the video, please hit like to this video. Please subscribe to the channel. Thanks for watching. Bye bye.